गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 से सब्जेक्ट कोड CC2 जिसका नाम है मेडाइवल सोसाइटी, इस पेपर से आज एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है रेनेसा। रेनेसा का मतलब हिंदी में पुनर्जागरण होता है। तो पुनर्जागरण जो कि हमारे एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC2 से उसके यूनिट 2 के सेक्शन C में है, ठीक है। तो हम आज इस विषय को आज आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो इसको अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने 4 भागों में विभक्त किया है। इन 4 भागों में सबसे पहले हम इसकी भूमिका या परिचय कह सकते हैं, हम इसके भूमिका या परिचय पर विचार करेंगे। इसके द्वितीय भाग में हम इसके प्रकृति, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचर भी कहते हैं, उसको देखेंगे कि इसकी प्रकृति क्या थी। तत्पश्चात हमारे तीसरे भाग में हम इसके पुनर्जागरण के कारणों पर विहत रूप से प्रकाश डालेंगे और अंततः हम इसके निष्कर्षों पर दृष्टिपात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपने विषय को स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण का सरल अर्थ होता है फिर से जागना। समस्त विद्वानों ने पुनर्जागरण का अर्थ बौद्धिक आंदोलन के रूप में दर्शाया है। थॉमसन जॉनसन के अनुसार रेनेसां शब्द का प्रयोग इतिहासकार 14वीं शताब्दी में हुए इटली की कला एवं ज्ञान के जागरण के संदर्भ में करते हैं, जो 15वीं शताब्दी आल्प्स पर्वत को पार कर 16वीं शताब्दी में संपूर्ण यूरोप में फैल गई। इतिहासकार लूकस ने भी कुछ इसी तरह का विचार प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार रेनेसां शब्द का अर्थ इटली की सांस्कृतिक परिवर्तनों से है, जो 14वीं शताब्दी में आरंभ होकर 16वीं शताब्दी तक संपूर्ण यूरोप में फैल गए। अब हम रेनेसां के जो स्वरूप थे, स्वरूप का मतलब नेचर, इसकी प्रकृति, इस पर प्रकाश डालेंगे। तो इतिहासकार स्वयं बताते हैं कि मध्य युग के अंत में जितना बौद्धिक विकास हुआ उसे ही सामूहिक रूप से पुनर्जागरण कहा गया है। सीमेंट के अनुसार रेनेसां एक ऐसा आंदोलन था जिसके फलस्वरूप पश्चिम में राष्ट्र मध्य युग से निकलकर वर्तमान युग के विचार तथा जीवन पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। वैन लून के शब्दों में रेनेसां राजनीतिक अथवा धार्मिक आंदोलन ना होकर मानस की एक विशिष्ट स्थिति को उजागर करता था। मिचलेट महोदय ने इसे मनुष्य तथा संसार का प्रकटीकरण कहा है। उसी तरह पैटर ने इसे बौद्धिकता एवं चिंतन के संबंध वस्तुओं के प्रति स्नेह की संज्ञा दी है। वस्तुतः यह 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन की तरह बौद्धिक आंदोलन था, जिसका यूरोप के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास में संबंध था। यूरोप के सांस्कृतिक इतिहास में 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ, जिसे विद्वानों ने पुनर्जागरण की संज्ञा दी। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन एवं जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों में नए नए आदर्शों की स्थापना हुई, जिसके फलस्वरूप यूरोप के दृष्टिकोण में अभूतपूर्व परिवर्तन देखे गए। इसके पहले यूरोपीय जनता
सामंत प्रथा, पवित्र रोमन साम्राज्य तथा ईसाई धर्म की व्यापकता के अंतर्गत प्रगाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। शिक्षा का अभाव था। जीवन के विभिन्न पहलू ईसाई धर्म से मंत्रमुग्ध से थे तथा स्वतंत्र विचार की प्रवृत्ति बहुत कम दृष्टिगोचर होती थी। जिस यूनानी भाषा से पाश्चात्य विद्वान मंडली पूर्व परिचित थी, वह भी प्रायः लुप्त सी हो गई थी। लोगों को लैटिन भाषा का ज्ञान भी सीमित था। ईसाई धर्म तथा मठों का बोलबाला था। बाइबल का अध्ययन तथा मनन ही सर्वश्रेष्ठ विद्वता मानी जाती थी। संक्षेप में यूरोपीय समाज गतिहीन सा हो गया था। बौद्धिक विकास की दिशाएं अवरुद्ध हो गई थी। राजनीतिक क्षेत्र में भी सर्वत्र अराजकता व्याप्त थी। जीवन रक्षा ही लोगों का अभिष्ट बन गया था, किंतु यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चल सकी। धीरे धीरे लोगों में एक नई जिज्ञासा भावना जागृत हुई। परिणाम स्वरूप मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन आरंभ हुआ। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में यूरोपीय रचनात्मक शक्ति अनेक दिशाओं से उमड़ पड़ी। सभ्यता एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत विकास का आरंभ हुआ। इसी प्रक्रिया को इतिहास में पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई है। पुनर्जागरण की उपयुक्त सभी परिभाषाओं तथा लक्षणों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि रेनेसा उस धर्मनिरपेक्ष, जिज्ञासु और आत्मनिर्भर मनोभाव का पुनर्जन्म था जो प्राचीन जीवन और सभ्यता का प्रमुख लक्षण माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बौद्धिक पुनर्जागरण के प्रभाव से लोगों का जीवन और जगत के प्रति वैसा ही दृष्टिकोण हो गया जैसा प्राचीन यूनानियों तथा रोमनों का था। इस प्रकार से हम इसके स्वरूप पर विभिन्न दृष्टिकोणों को देखते हैं। अब हम इसके तीसरे भाग अर्थात पुनर्जागरण के कारणों को देखेंगे। उपयुक्त पृष्ठभूमि के अतिरिक्त पुनर्जागरण का आरंभ अन्य कारणों तथा परिस्थितियों में भी हुआ। मध्यकालीन पुनर्जागरण का प्रारंभ और प्रत्यक्ष जीवन की एक प्रमुख विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। सामंतवाद का आर्थिक आधार मीनार के किसान तथा खेतों में काम करने वाले कमियां थे। अतः मध्यकालीन संस्कृति जिसकी अभिव्यक्ति पुनर्जागरण के रूप में हुई, कमियों यानी मजदूरों को कमियों कहा जाता है, कमियों के श्रम और कृषि पर आधारित थी। पुनर्जागरण का दूसरा आधार चर्च था, अतः इसका स्वरूप किसी हद तक धार्मिक भी था। ईसाईयत का यूरोपीय संस्कृति पर पूर्ण प्रभाव था। संपूर्ण यूरोप में चर्च का एक छत्र राज्य था, परंतु धीरे धीरे यूरोप के लोग यूनान, बैजेंतियन और इस्लाम के संचित ज्ञान कोश का प्रसार यूरोप में भी होने लगा। इससे यूरोप में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को एक नवीन और गतिशील दिशा प्राप्त हुई। लगभग इसी समय
एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया जो मानवतावाद के नाम से विख्यात हुआ। इसके प्रवर्तकों में फ्रांसिस्को पेत्रांक, बोकासियो, एरास्मस, टॉमस मूर तथा रेवेल आदि विद्वानों के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन विद्वानों की लेखनी के प्रभाव से जनसाधारण में एक नई चेतना का प्रसार हुआ। लोग अब लौकिक जीवन के मापदंड से सब कुछ तौलने लगे तथा सांसारिक जीवन की सार्थकता से परिचित हुए। अतः धर्मशास्त्र, चर्च तथा पादरियों इत्यादि में लोगों की श्रद्धा कम होने लगी। विश्वास की अपेक्षा लोग अब तर्क एवं युक्ति से अधिक काम करने लगे। इसी तरह पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि की सृष्टि हुई। राजकीय और सामंती दरबारों की तरह नवोदित तथा अन्य नगरों से भी पुनर्जागरण में सहायता मिली। उद्योग और व्यापार में उन्नति तथा नगरों के उदय के कारण सामंतों तथा पादरियों की तरह व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के एक नवीन वर्ग का उदय हुआ। यह नवीन वर्ग पादरियों तथा सामंतों की ही तरह कला और साहित्य का संरक्षक था। जिस तरह सामंती समाज कमियों के श्रम पर आधारित था, उसी तरह व्यापारियों तथा उद्योगपतियों का वर्ग शिल्पी मजदूर वर्ग के श्रम पर आधारित था। वाणिज्य व्यापार में वृद्धि ने एक नवीन जीवन का सूत्रपात किया। वह था शहरी जीवन का। इस नगरों के उदय के कारण स्वतंत्र विचारों का भी उदय हुआ। अब लोग पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को आंख मूंद कर मानने के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे। तर्क का विकास हुआ और लोग सोच समझकर तथा विचार के पश्चात ही प्रथाओं एवं पद्धतियों को मानने लगे। इस कारण स्वतंत्र विचार तथा ज्ञान की प्रगति हुई। शहरों में रहने वाले धनी मानी व्यक्तियों के पास अपार धन होता था और वे विद्या एवं ज्ञानार्जन को प्रोत्साहित करने की स्थिति में थे। इस तरह शहरों के धनी मनी व्यक्ति एवं व्यापारी कला एवं संस्कृति के प्रभावशाली आश्रयदाता बन गए थे। इसके अतिरिक्त शहरों में निरंतर अन्य स्थानों से यात्रियों के आते जाते रहने से परस्पर स्वतंत्र विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे जनसाधारण की कूपमंडुकता का नाश प्रारंभ हो गया। नार्मनों तथा दक्षिणी इटली और सिसिली पर कब्जा किए जाने के फलस्वरूप वहां यूनानी, लैटिन, मुस्लिम और ईसाई संस्कृतियों के संलयन का अभूतपूर्व मौका मिला। उसी तरह 11वीं शताब्दी में स्पेन में मुसलमानों के विरुद्ध ईसाइयों की राजनीतिक सफलता के फलस्वरूप पश्चिमी यूरोप में अरब विज्ञान, दर्शन, साहित्य और संगीत के प्रसार का मार्ग प्रशस्त हो गया। वस्तुतः यह प्रभाव
इतना गहरा था कि इसका पूरा पूरा मूल्यांकन होना अभी भी बाकी है। धर्मयुद्ध प्राय 200 वर्षों तक यूरोपीय, ईसाइयों और अरब तुर्क मुसलमानों के बीच चलते रहे थे। उनका भी पुनर्जागरण पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। इस काल में पूर्वी तथा पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृतियों का अत्यंत निकट संपर्क स्थापित हुआ। कैरोलियन पुनर्जागरण के धूमिल पड़ जाने पर यूरोपीय जनता सामंत पद्धति, पवित्र रोमन साम्राज्य तथा चर्च की व्यापकता के अंतर्गत एक मोहमयी निद्रा में सो गई थी। लगभग उसी समय पूर्व के लोग भारत तथा यूनान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से प्रभावित होकर नई सभ्यता का सृजन कर रहे थे। अरब वासियों ने इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। इनका साम्राज्य यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के अधिकांश भूभाग में फैला था। लगभग 13वीं शताब्दी तक पश्चिम में उनकी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र स्पेन में कोडोरवा था। कुछ समय के पश्चात सिसिली पर भी अरबों का अधिकार हो गया। इस तरह अरबों के माध्यम से यूरोप ने यूनानी ज्योतिष शास्त्र तथा भारतीय गणित शास्त्र के साथ साथ अन्य विद्याओं का भी अवलोकन किया। इससे उनका मस्तिष्क के मानसिक विकास संभव हुए और वे अब स्वतंत्र रूप से ज्ञान विज्ञान की बातें सोचने लगे। धर्म युद्धों की समाप्ति तक पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। पश्चिमी राष्ट्रों में जागृत उपयुक्त नवचेतना की अभिव्यक्ति लोक साहित्य के विकास द्वारा भी हो रही थी। मोटे तौर पर धर्म युद्धों के युग और परवर्ती काल में ही स्थानीय यूरोपीय भाषाओं में साहित्य का सृजन शुरू हुआ। स्पेन में कैस्टाइल की शूर धर्मिता पर आधारित महाकाव्य सिड द्वारा स्पेनिश साहित्य का शुभारंभ हुआ। दक्षिण फ्रांस के जन गायकों ट्राउबेडर्स ने अनेक प्रणय गीतों की रचना की। उत्तरी फ्रांस के शार्लमा और उसके मठ सामंतों तथा राजा आर्थर और होली ग्रेल की कथाएं बड़ी लोकप्रिय हुई। इटली में डाटे ने अपनी डिवाइन कॉमेडी की रचना टस्कनी की मधुर भाषा में की। उसी प्रकार इंग्लैंड में भी अनेक साहित्यों की रचना की गई। स्थानीय साहित्य का विकास भी हुआ जिसने पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया। विशाल मंगोल साम्राज्य का महत्व भी पुनर्जागरण के आगमन से कम नहीं था। 13वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विजेता चंगेज खां की मृत्यु के बाद कुबलाई खां ने एक विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। इस अवधि में पिकिंग तथा समरकंद अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बन गए थे। अतः इस युग में पूर्व तथा पश्चिम का वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। विद्वानों ने एकत्र हो परस्पर विचार विनिमय करने से जन साधारण को अपार लाभ पहुंचा। 15वीं शताब्दी के मध्य में कंस्टेंटिनोपल का पतन, यानी कस्तुनतुनिया को ही हम लोग कंस्टेंटिनोपल भी कहते हैं, तो कस्तुनतुनिया का पतन तथा उस्मानी तुर्कों का उदय पुनर्जागरण के लिए विशेष महत्वपूर्ण घटना थी।
कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह घटना पुनर्जागरण के पूर्व की सूचक थी। 1453 ईस्वी में बैजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके फलस्वरूप पूर्वी रोमन साम्राज्य का हमेशा से अंत हो गया। इस घटना से पुनर्जागरण को दो विशेष प्रकार से सहायता मिली। सर्वप्रथम, पूर्वी साम्राज्य की इस राजधानी में अब तक यूनानी ज्ञान विज्ञान की रक्षा हो रही थी, किंतु उस्मानी तुर्कों की सफलता के बाद यहाँ के विद्वानों ने अपनी पोथियों और पांडुलिपियों को समेटकर यहाँ वहां शरण लेना प्रारंभ किया। इस तरह उनके साथ प्राचीन यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति का अक्षय भंडार पुनः यूरोपीय प्रदेश में लौट आया और इसकी ओर आकृष्ट होकर प्राचीन ज्ञान एवं साहित्य के आवागमन में लीन हो गया। द्वितीय कॉन्स्टेंटिनोपिया में तुर्कों के हाथ में चले जाने से पूर्वी जगत के साथ व्यापार का स्थल मार्ग प्राय अवरुद्ध हो गया। अतः विवश होकर वाणिज्य व्यवसाय की वृद्धि के लिए नए मार्गों का पता लगाना पड़ा। परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोजों की एक नई श्रृंखला प्रारंभ हुई। चर्च तथा राज्य, साम्राज्य एवं पोपतंत्र के बीच पद प्रतिष्ठापन संघर्ष के कारण जिस विवाद का जन्म हुआ, उससे विशाल एवं महत्वपूर्ण साहित्यों की रचना हुई। धर्मशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि के नवीन आविष्कार हुए। साथ ही वाणिज्य एवं व्यवसाय के पुनर्जन्म से यूनानी संस्कृति के साथ यूरोप में पुनः नए सिरे से संपर्क स्थापित हुआ। वस्तुतः 11वीं शताब्दी सांस्कृतिक संक्रमण का युग थी, जिसके परिणाम स्वरूप 14वीं और 15वीं शताब्दियों में देखने को मिला। उत्तर मध्यकालीन यूरोपीय पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में यूरोप वासियों का वास्तविक सफलता तब मिली जब वे कागज तथा मुद्रण कला के आविष्कार से परिचित हुए। इनके प्रयोग द्वारा तत्कालीन स्थिति में आश्चर्यजनक क्रांति संभव हुई। इसके आविष्कार ने यूरोप में जैसे क्रांति ला दी। वहां सैकड़ों की संख्या में छापे खाने के उद्योग स्थापित हुए। शिक्षा का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप में प्रादेशिक भाषाओं की रचनाओं को बल मिला। जनता प्रमुख विचारकों और दार्शनिकों के विचार से अवगत हुई। इससे लोगों में आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास हुआ। अतः उत्तर मध्यकालीन